नमस्कार, स्वागत है परख के इस अंक में। जिस मुद्दे की बात हो रही है वो है इजराइल के हमलों के बाद इस्लामी एकता या उम्मत की बात। इस बात की बहुत सी परतें हैं। इसमें राजनीति भी है, शासक वंश भी, ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता भी और इस्लाम का अंतर्निहित अंतर्द्वंद भी। सियासत और उम्मा की ये ऐसी कड़ियां हैं जहां हम मुस्लिम राजनीति, इजरायली रणनीति और उम्मा की एकता की वास्तविकता के परस्पर चुनाव और बिखराव को समझने का प्रयास करेंगे। ये विश्लेषण बारीक भी है और रोचक भी, और समझने के लिए आवश्यक भी। आरंभ होगा गाजा और न्यूयॉर्क से और अंत में बात होगी भारत की विदेश नीति की भी। कल्पना कीजिए, कतर के दोहा में हमले के बाद गाजा में इजरायली बम गिर रहे हैं और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नेतन्याहू का संदेश हर फोन स्क्रीन पर प्ले किया जाता है, बिना पूछे, बिना अनुमति। यह सिर्फ भाषण नहीं, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध। क्या ये नया विचार है? नया विचार नहीं है, ऐसा होता है। संघर्षों में दूर संचार, लाउडस्पीकर, शीट फ्लायर्स, टेक्स्ट मैसेजेस का प्रयोग किया जाता है। आईडीएफ जो है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वो पहले भी चेतावनी की कॉल, टेक्स्ट और लोकल लाउडस्पीकर का प्रयोग इस तरह कर चुके हैं ताकि नागरिकों को कुछ इलाकों से हटने के लिए कहा जा सके। जो निशाने हैं जहां आक्रमण करना आवश्यक उन्हें लगता है, वहां ये तकनीक वो आजमा चुके हैं। पर मौजूदा घटनाक्रम ने इसे एक नए स्तर पर बहस के केंद्र में ला दिया है। इस चित्र के बरक्स दूसरा चित्र देखिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा, वहां फिलिस्तीन शब्द आते ही अचानक माइक बंद हो गए। तकनीकी खराबी थी या क्या था? यानी प्रभाव सिर्फ हथियारों और युद्ध तक सीमित नहीं है, वो नैरेटिव, मंच और माइक्रोफोन तक फैला है। कहने वाले कह सकते हैं सब ऊपर वाले की मर्जी है, किंतु जरूरी ये भी है कि मुस्लिम राजनीति को समझने के लिए, मुस्लिम राजनीति से जो समीकरण पैदा हो रहे हैं उन्हें समझने के लिए हमें इक्का दुक्का घटना और भावनात्मक नारों से ऊपर उठकर वास्तविक शक्ति संतुलन और फॉल्ट लाइंस की ओर भी देखना चाहिए। ये आवश्यक है। जब इजराइल ने कतर पर निशाना साधा तो अरब दुनिया में गुस्से की, थरथराहट की लहर दौड़ गई। नारे लगे, मीडिया में उम्मा पर हमला बताया गया, तुर्की और ईरान ने बड़े बड़े बयान दिए। लेकिन क्या ये आक्रोश, क्या ये एकता टिकाऊ है, वास्तविक है? कतर सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का निर्यातक भी है। मत भूलिए कि सिर्फ निर्यातक की इसकी छवि नहीं है, प्रगतिशील की इसकी छवि नहीं है, ये इसके साथ साथ मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसी ताकतों का अप्रत्यक्ष समर्थक भी है। और ये भी कतर ही है जिसके अल जजीरा चैनल ने अरब स्प्रिंग से लेकर आज तक खाड़ी देशों की जमी जमाई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और राजवंशों, या कहिए सऊदी यूएई की सत्ता तक को सीधी चुनौती दी है। सीधी नहीं तो परोक्ष चुनौती अवश्य दी। तो इजराइल का हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि उस वैचारिक धारा पर था जो राजशाहियों और वेस्ट फ्रेंडली खेमों को चुनौती देती रही। परंतु ये आधा चित्र है। मुस्लिम दुनिया की एकता और धड़ेबाजी की कहानी इससे भी कहीं गहरी है। एक और तुर्की और कतर का धड़ा है, दूसरी ओर सऊदी यूएई की खेमेबंदी है। ईरान और अरब के बीच अज़मी अरबी प्रतिस्पर्धा है, कौन नकार सकता है? इतिहास गवाह है। और फिर सबसे बड़ी बात, शिया सुन्नी का गहरा विभाजन। विश्व युद्ध का शोर थमने के बाद यदि पिछली पीढ़ी में सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे बुरी कोई जंग हुई है तो ये मुस्लिम जगत की भीतरी लड़ाई थी, कोई बाहरी शत्रु नहीं था। ईरान इराक की जंग को आप भूल कैसे सकते हैं? शिया सुन्नी की ये जंग सदियों से जारी है और आधुनिक विश्व व्यवस्था बनने के बाद जब ईरान इराक बने उसके बाद भी नए नए हथियारों के साथ ये चलती रही है, दशकों चलती रही है। फिर कतर पर लौटते हैं। दिलचस्प ये है कि कतर को हवा देने वाले और इसके पर कतरने वाले सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो भी मुस्लिम देश ही हैं, कोई बाहर से, पश्चिम से कोई देश नहीं है। तो ऐसे में जो होना था, जैसा होना था, इस बार भी एकता का शोर,
वैसे ही उठा और कुछ ही दिनों में बिखरने लगा, थमने लगा। मुस्लिम उम्मा की एकता का नारा नया नहीं है। 14वीं शताब्दी से लेकर आज तक ये बार बार उभरता है, लेकिन कतर पर हमला इस मिथक के फिर उभरने का सबसे ताज़ा उदाहरण जरूर है। किंतु इस एकता के वास्तविक रूप न ले सकने के 3 बड़े स्पष्ट कारण हैं। पहला है शिया सुन्नी दरार। ईरान और सऊदी दोनों खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानते हैं। ईरान अपने शिया धड़े को असली इस्लाम का प्रतिनिधि बताता है, जबकि सऊदी सुन्नी उम्मा की अगुवाई का दावा करता है। नतीजा ये है कि हर बड़ा संकट जैसे यमन का या सीरिया का दोनों के लिए अपना अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका बन जाता है। यानी जहां एकता की ज़रूरत हो वहां दरार और गहरी हो जाती है। दूसरा कारण है देश बनाम उम्मा का हित। ये हितों के टकराव का सीधा सीधा मामला है। सऊदी और यूएई को अमेरिकी तकनीक चाहिए, निवेश चाहिए और सुरक्षा चाहिए। ईरान उल्टा रास्ता चुनता है और खुद को अमेरिका विरोधी धुरी का नेता बताता है। इसलिए जब उम्मा के नाम पर इजराइल या अमेरिका के खिलाफ नारा उठता है तो वो तुरंत उनके देश हित से टकरा जाता है। यानी भावनाएं एक करती हैं, जोर मारती हैं, मगर व्यावहारिक हित उन्हें अलग कर देते हैं। तीसरा बड़ा कारण है नेतृत्व का संकट। बड़ा साफ साफ ये संकट है, तीसरा सबसे बड़ा कारण भी है, और बिरादरी के भीतर या बाहर स्वीकार्यता इसका एक अहम पहलू है। आज इस्लामी दुनिया का कोई एक नेता नहीं है, आधुनिक दुनिया में होना भी नहीं चाहिए। ओआईसी नाम का संगठन है, लेकिन वो सिर्फ बयान देता है। उसके पास न सेना है, न आर्थिक ताकत है, न चेहरा है। तुर्की खुद को नेता मानना चाहता है, ईरान अपने को, सऊदी अपने को। ये भी ठीक है, आखिर कोई क्यों ना चाहे, किंतु इस नेतृत्व की खींचतान ने आपसी संघर्ष को और गहरा ही किया है। 2017 में कतर नाकाबंदी के समय ये एकता पूरी तरह से उजागर हो गई। एक धड़ा कतर के साथ था, दूसरा उसके खिलाफ। तो सवाल ये है कि जब घर के खंभों में ही दरारें हों तो उम्मत की छत भला कहां और कैसे टिकेगी। 90 के दशक में पहली बार इस्लामी नाटो का विचार आया। सोच ये थी कि 50 से ज़्यादा मुस्लिम देशों को एक सैन्य गठबंधन में लाया जाए, बिल्कुल नाटो की तरह लाया जाए। लेकिन ये सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि ईरान को बाहर रखना पड़ा। शुरुआत से ही गठबंधन की नींव में ही दरार पड़ गई, क्योंकि शिया दुनिया के सबसे बड़े देश ईरान को शामिल ना करके ये गठबंधन आधा अधूरा हो गया। मुस्लिम बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा इसके साथ ही नहीं था। जिस संगठन में आधी मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व ही ना हो, वो कितनी वैधता पा सकता है। एक और पहलू है, अमेरिका इसका एक बड़ा पहलू है, क्योंकि अमेरिकी निर्भरता इस्लामी वास्तविकता है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों की सेनाएं अमेरिकी या पश्चिमी हथियारों पर चलती हैं। अगर कल अमेरिका इन हथियारों के पुर्जे या सॉफ्टवेयर रोक दे तो ये इस्लामी नाटो दिन भर भी नहीं टिक पाएगा। यानी सैन्य स्वायत्तता का अभाव इसे सिर्फ घोषणा पत्र, पर्चे पोस्टर तक सीमित कर देता है, क्योंकि परस्पर विरोधी एजेंडा का ऐतिहासिक आधार भी है। इन फाकों को जरा और समझते हैं। तुर्की और कतर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं, वहीं सऊदी और यूएई इन्हें अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। तो सवाल यह है कि जो देश आपस में एक दूसरे की राजनीति को ही खत्म करना चाहते हैं, वो साथ मिलकर किसके खिलाफ लड़ेंगे, क्यों साथ खड़े होंगे? पैसा पहले आता है और जमीनी सच्चाई कुछ और है। हर देश की अपनी घरेलू राजनीति है। ग्लोबलाइजेशन एक सच्चाई है, इस्लामी जगत के लिए भी है। आज जो नई पीढ़ी है वो किसी भी मत, आस्था, पंथ की हो, वो नई पीढ़ी कट्टरवादी खांचों की राजनीति की खेमबंदी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो अपना भविष्य, अपना परिवार चलाना चाहती है। अपनी आने वाली नस्ल को मुल्ला मौलवियों और संघर्षों से बचा कर रखना चाहती। बार बार ऐसी आवाज़ें उठती हैं और ऐसी आवाज़ें इस्लामी समाज में भी मुखर हो रही हैं। व्यक्ति, समाज और राज्य के स्तर पर सबके लिए अपने हित पहले हैं। तो ऐसे में ख्याली पुलाव और उन्मादों से पहले अपनी वास्तविक परेशानियां लोगों को घेरे हुए हैं, समाजों को घेरे हुए हैं, देशों को घेरे हुए हैं। कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई आर्थिक संकट से। ऐसे में
अरबों डॉलर का एक साझा सेना पर खर्च करने का विचार वो बुनियाद से ही खोखला है। और खोखला ही नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं इसकी आवश्यकता है क्या, इसके लिए क्षमता है क्या। ना आवश्यकता है न क्षमता है। इस थोथेपन को जानने के लिए एक बात पर और ध्यान दीजिए। ये पहली बार नहीं है, 2017 में 41 देशों का इस्लामी सैन्य गठबंधन बना था। और बना भी किस लिए? आतंकवाद से लड़ाई के लिए। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म, ये नाम उसको दिया गया था। IMAFT ये नाम दिया गया था। और कमान इसकी किसको सौंपी गई? पाकिस्तान को। यानी कल तक जो लादेन को बगल में दबाए बैठा था, वो आतंकवाद से लड़ने के लिए मोर्चे पर एकदम फीते बेल्ट कसकर तैयार हो गया। यानी दूध की चौकीदारी कौन करेगा? बिल्ली। नेतृत्व के लिए पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राहिल शरीफ आ गया है। सऊदी की पेशकश के बाद आ गया है। ये सारा तामझाम सऊदी की पेशकश से हुआ। मगर ईरान, सीरिया, इराक और कई सारे जो इसके भाग थे, वो मौके से गायब थे। खूब दबाव पड़ा इस्लामाबाद पर इस कदम को उलटने का, और मामला अधर में ही रह गया। कहते भी हैं कानी के ब्याह में 100 अंदेशे। सो गठबंधन शुरू होते ही अधूरा रह गया। तो एक रोमांटिक आइडिया जरूर रहा, मगर भू राजनीतिक शक्ति कभी नहीं रहा। पाकिस्तान सऊदी सहयोग की कहानियां अक्सर समाचार बनती हैं। 1960 के दशक से पाकिस्तानी सैनिक सऊदी में तैनात भी हैं, लेकिन वो ऑर्नामेंटल आर्मी जैसा है, वो काम नहीं आते हैं। आप याद कीजिए 91 में जब लड़ाई हुई, जिस समय खाड़ी युद्ध हुआ, सैनिक वहाँ पर तब भी थे, मगर लड़ने मरने के लिए अमेरिकी सैनिक थे। वो दिखावटी पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर खड़े रहे, उन्होंने किसी लड़ाई में भाग नहीं लिया। ऐसे में प्रश्न है कि ये जो जोड़ी बंदी है, जो साथ साथ खड़े होना है, क्या ये निर्णायक साबित हो सकती है? सच ये है कि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकटों में उलझा है और उसका सैन्य फोकस भारत पर है। सऊदी की असली सुरक्षा अमेरिका के हथियार और सुरक्षा छतरी से है। पाकिस्तानी सैनिक गार्ड की भूमिका दिखाते हैं, निभाते हैं, दिखने के लिए हैं, लड़ने के लिए नहीं है, युद्ध के लिए वो नहीं है। 1991 का जो हम जिक्र कर रहे थे, खाड़ी युद्ध हो या फिर यमन पाकिस्तान का सीधा युद्ध, ये सारी तस्वीरें हैं जो बताती हैं इसकी असलियत। भारत के लिए ये साझेदारी प्रतीकात्मक है, वास्तविक खतरा नहीं। उम्मा एक ऐसा शब्द जो कुरान और नबी की शिक्षाओं से निकला, लेकिन आधुनिक राजनीति में ये बार बार बिखरता है, उभरता है। क्यों? क्योंकि हर देश पहले स्वयं को, अपने हित को देखता है। सऊदी और यूएई अमेरिका के सहयोगी हैं। ईरान खुद को अमेरिका विरोधी धुरी बताता है। तुर्की चुनावी इस्लाम को प्रमोट करता है, जबकि खाड़ी राजशाहियां इससे डरती हैं। और जब तुर्की चुनावी इस्लाम को प्रमोट करता है, तो पूरे खाड़ी देशों में उसके अलग संकेत जाते हैं। बहुत सारी राजशाहियां हैं, राजवंश हैं जो परंपरा से चल रहे हैं। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उलट पुलट से घबराते हैं। लोकतंत्र से भी उनको दिक्कत होती है। ये वहाँ की सच्चाई है। तुर्की इसका दबे पांव समर्थन करता है, कभी कतर को पोसता है। ऐसे में जरा इस्लामी जगत के एंटी वेस्ट दृष्टिकोण को, पश्चिम से जुड़ाव और पश्चिम से नफरत, उस दृष्टिकोण को समझ लीजिए। इस दृष्टिकोण में निहित नफरत को समझ लीजिए। दो नाम हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड एक नाम है, एक अफ्रीका से आप बार बार खबर सुनते होंगे, बोको हराम का नाम है। भले ही अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, मगर एंटी वेस्ट सोच में एक से दिखते हैं। बोको हराम कहता है पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति इस्लामी जीवन को बिगाड़ती है, इसलिए उसका रास्ता हिंसक जिहाद है। मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीतिक आंदोलन बताया जाता है, जो कहता है अल्लाह हमारी मंजिल है, कुरान हमारा संविधान है, नबी हमारे नेता हैं और जिहाद हमारा रास्ता है। मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीतिक आंदोलन है, जो कहता है कि पश्चिमी मॉडल से दूर रहकर इस्लामी शासन और समाज को खड़ा करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, व्यवस्थाएं जमानी चाहिए। मत भूलिए कि बोको हराम आतंकी संगठन है और उसके नाम में निहित बोको का अर्थ ही है पश्चिम। यानी बोको हराम हो या मुस्लिम ब्रदरहुड, दोनों पश्चिम को एक खतरे की तरह पेश करते हैं। एक बंदूक और बम से विरोध करता है, दूसरा राजनीति और समाज के जरिए करता है। इस तरह दोनों की राह अलग होते हुए भी उनका नारा एक हो जाता है, पश्चिम का विरोध।
मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार का कतर और तुर्की ने समर्थन किया, लेकिन सऊदी यूएई ने उसका तख्ता पलट करवाया, यानी टकराव फिर दिखा, यानी उम्मा फिर बिखर गया। जहां सत्ता और अस्तित्व का सवाल आया, वास्तविक प्रश्न आए, तो एकता चूर चूर हो गई। असल में इस असंगति से सबसे बड़ा फायदा इन्हीं शासकों को है। वो जनता को उम्मा के नारों से भावनात्मक संतोष देते हैं, लेकिन नीतियां अपनी सत्ता सुरक्षा के हिसाब से चलाते हैं। अब भारत पर एक नजर डालें। भारत ने पश्चिम एशिया में एक अद्भुत संतुलन साधा है। कतर से एलएनजी आयात कर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है। खाड़ी देशों में 80 लाख प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा की है। इजराइल से रक्षा और तकनीकी साझेदारी भी इसके साथ साथ की है। और दिलचस्प बात यह है कि हर खेमे से संबंध, ताकि किसी धड़े में बंधा ना रहा जाए, किसी एक के साथ ना रहा जाए। भारत ने यह काम बहुत कुशलता से किया है। भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं और कतर इसका अहम आपूर्तिकर्ता या सप्लायर है। इसलिए भारत के लिए कतर सिर्फ एक मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का अहम पहलू भी है। यानी भारत की प्राथमिकता भावनात्मक नहीं है, पूरी तरह से व्यवहारिक है। खाड़ी देशों में 80 लाख भारतीय हैं। इतनी बड़ी प्रवासी आबादी जो है भारत के लिए सुरक्षा के लिए, आय के लिए, विदेशी मुद्रा के स्रोत के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खाड़ी में संकट भड़के तो भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों इसका कंपन झेल सकती हैं। यानी भारत की नीति यहाँ भावनाओं की नहीं, अपने नागरिकों की सुरक्षा से तय होती है। कसौटियाँ व्यवहारिक हैं। इसके साथ साथ देखिए, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, ड्रोन की बात हो, साइबर सुरक्षा की बात हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो, भारत इन्हें इजराइल से ले रहा है। तो भले ही उम्मा इजराइल के खिलाफ नारे लगाए, भारत इजराइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यानी भारत भावनाओं की बजाय तकनीकी और सुरक्षा ज़रूरतों पर, अपने नागरिकों की ज़रूरतों पर, उस पर आधारित रिश्ते बनाता है। बहुपक्षीय संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की ताकत यही है कि वो किसी एक खेमे में नहीं बनता। वो ईरान से भी तेल लेता है, कतर से गैस लेता है, खाड़ी देशों से मजदूरों को सुरक्षित रखता है और इजराइल से तकनीक लेता है। ये संतुलन की कला ही आने वाले दशक में भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन में मजबूत करेगी। मत भूलिए, 2020 का अब्राहम समझौता बहुत अहम है। सऊदी और इजराइल के बीच, बिल्कुल विपरीत ध्रुवों के बीच। इस समझौते के बाद भारत उन कुछ देशों में है जो अरब और इजराइल दोनों से मजबूत रिश्ते रखते हैं। ये भारत की रणनीतिक ताकत है। मुस्लिम देशों के विरोधाभास भारत के लिए अड़चन पैदा नहीं करते हैं। आने वाले दशक में यही बहुपक्षीय संतुलन भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक संपत्ति बन सकता है। तो आज हमने देखा कतर से सऊदी तक, गाजा से लेकर न्यूयॉर्क तक, इजराइल के न होने पर भी होने की हवा कैसे बह रही है। मुस्लिम देशों की असली फॉल्ट लाइंस किस तरह ऐतिहासिक और भू राजनीतिक सच्चाई हैं। इस्लामी नाटो एक सपना ही क्यों रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। और उम्मा एक नारा है, राजनीतिक वास्तविकता नहीं। इन दरारों के बीच इतिहास दफन है, क्योंकि इस्लामी जगत में भी नई पीढ़ी अपनी आने वाली नस्लों को कट्टरपंथ और मुल्ला मौलवियों से बचा कर रखना चाहती है। वो बचा कर रखना चाहती है अपना घर परिवार। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी उम्मत की इन दरारों के बीच गुंजाइश तलाश रही है। और भारत क्योंकि इन झगड़ों में नहीं पड़ा, अंतर्द्वंद्वों में नहीं उलझा, इसलिए वो अपनी विदेश नीति से बहुपक्षीय संबंध साधते हुए और मजबूत हो रहा है। आप देख रहे थे परख। अगले अंक में फिर मिलेंगे, समझेंगे, परखेंगे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को इसी तरह गहराई से। आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए पांचजन्य से।